बार्सिलोना फैंस काफी समय से अपनी क्लब की फाइनेंशियल हालत से बहुत नाराज है और डिसअपॉइंटेड है। लेवेंडोव्स्की को अभी तक साइन नहीं कर पाए हैं, क्रिस्टेंसन को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, फ्रेंकी डियोंग को उनको बेचना पड़े बिना किसी चॉइस के। तो इसके पीछे रीजन क्या है? ललीगा की सैलरी कैप तो बहुत बार साइट होती है, बट ललीगा की सैलरी कैप एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज द सैलरी कैप इन जनरल? अगर आप फुटबॉल के सेंस में बात करो कि भाई बाकी लीग्स में भी सैलरी कैप है या नहीं है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बार्सा की फाइनेंशियल फेलिंग्स पे आने से पहले हमारे को ललीगा की जो सैलरी कैप है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं ज्यादा डिटेल्स भी नहीं जाऊंगा, बट आपको एक ऊपर से एक काफी सिंपल डिस्क्रिप्शन अगर बताना चाहूँ तो जो ललीगा की सैलरी कैप है वो एक्सपेक्टेड टर्नओवर पे बेस्ड है। तो भाई एक्सपेक्टेड टर्नओवर का मतलब हो गया कि आप आने वाले साल में, आने वाले सीजन में आप कितना पैसा कमाओगे। तो एक्सपेक्टेड टर्नओवर में क्या क्या आएगा? आपका पोटेंशियल कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, प्लेयर साइनिंग्स, प्लेयर वेजेस और आपके जो स्टाफ वेजेस, ये सब आपकी जो एक्सपेंडिचर होता है। और आता है आपका पोटेंशियल रेवेन्यू, जो होगा आपके मैच डे रेवेन्यू होता है, आपका स्पॉन्सरशिप से रेवेन्यू होता है, आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू होता है, प्लेयर सेल से जो रेवेन्यू आता है आपका, ये होता है। तो एक्सपेक्टेड टर्नओवर हर क्लब का अलग होता है। बार्सिलोना का एक्सपेक्टेड टर्नओवर उनके जो कॉस्ट और उनके रेवेन्यू के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, मैड्रिड का उनके बेसिस पे होता है, सेविया का उनके बेसिस पे होता है, एटलेटिको मैड्रिड का उनके बेसिस पे होता है। तो ये फिक्स सैलरी कैप नहीं है, ये एक फ्लक्चुएटिंग सैलरी कैप है जो हर साल वैरी करती है और जो आपके पिछले साल के परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। बार्सिलोना की मैं अगर बात करूं, 2019 और 20 में बार्सिलोना की जो वेज कैप थी वो अराउंड 671 मिलियन यूरोस थी, हाईएस्ट इन यूरोप। और इतनी ज़्यादा इसलिए थी और इतनी ज़्यादा अलाउड भी इसलिए थी क्योंकि भाई उस समय फाइनेंशियल मॉडल था, द वे देवर ऑपरेटिंग, वो काफ़ी सस्टेनेबल था, वो सही चल रहा था। उनके रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, देवर अर्निंग इन एक्सेस ऑफ 750 मिलियन यूरोस, हाईएस्ट रेवेन्यूज इन यूरोप। और उनको जो एक्सपेंसेस थे, क्योंकि उनकी सारी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना कोई उनकी फाइनेंशियल उस समय प्रॉब्लम थी, तो दे वर एबल टू हैव सच अ हाई सैलरी बिल क्योंकि वो इतना सारा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। फास्ट फॉरवर्ड करो आप 3 साल, तो बार्सा का जो प्रोजेक्टेड सैलरी कैप है वो अराउंड 250 मिलियन यूरोज होगी। तो कितना सब्सटैंशियल ड्रॉप ऑफ है आप सोचो, ओवर 500 मिलियन का। इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि भाई एक तो कोविड-19 पैंडेमिक था आपका, पैंडेमिक की वजह से जो बार्सा की रेवेन्यू थी, सारी टीम्स की रेवेन्यू थी, मैच डे रेवेन्यू आपका बिल्कुल खत्म ही हो गया था क्योंकि भाई आप मैचेस बिहाइंड क्लोज डोर्स खेल रहे थे, तो इसलिए मैच डे रेवेन्यू आपका चला गया। आपकी इन जनरल स्पॉन्सरशिप्स भी कहीं ना कहीं कम हो गई थी या रिड्यूस पेमेंट हुआ था। और जो आपका मेन रेवेन्यू था वो आ रहा था आपके भाई जो शर्ट सेल से या आपके थोड़े बहुत जो कमर्शियल रेवेन्यू था वो सब आ रहा था। तो उस वजह से बार्सा की जो रेवेन्यू था वो कम हो गया, बट बार्सा की जो एक्सपेंसेस थे वो उतने ही रहे क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स मूव ऑन नहीं कर पाए वो, और उनकी सैलरी रिड्यूस नहीं हुई। तो बार्सा का जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर था, आप कह सकते हो, जो वो काफ़ी कम हो गया था। दैट इज़ वाई देयर सैलरी कैप अल्टीमेटली रिड्यूस्ड। इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि बार्सा की गलती नहीं है, इसमें बार्सा की भी गलती है, बार्टिमेओ की एरा की इतनी गलती है क्योंकि जब उन्होंने क्या किया कि जो उनकी जो उस समय सैलरी कैप इतनी ज़्यादा अलाउड थी, 670 प्लस जो 650 मिलियन यूरोस की जो उनकी सैलरी कैप थी, उनको उसने एक्सप्लॉइट किया, मिसयूज़ किया। उस सैलरी कैप का फायदा उठा के उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, और उन्होंने ऑब्वियसली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे आप उस समय कि भाई पैंडेमिक आएगा, आपके रेवेन्यूज इतने ड्रॉप होंगे। बट उस समय इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देना, उससे आपके लिए दो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। एक थी जो आपका सैलरी बिल था भाई, जो आपके पूरा ओवरऑल वेज बिल था, वो इतना इंक्रीज हो गया कि उसको आपको एक्सपेक्टेशन आपकी एक बन चुकी थी कि आपको हर साल उतने ही रेवेन्यू कमाने जितने आप पहले कमा रहे थे। इसमें आपने ये फैक्टर नहीं किया कि पहले आपके पास जो प्लेयर्स इतने लुक्रेटिव थे, आपके पास नेमार भी था, सुआरेज, मेसी, सब वर्ल्ड की बेस्ट फॉरवर्ड लाइन थी आपके पास, तो आप इतना पैसा कमा रहे थे। सारे मेसी या नेमार स्पेशली इतने बड़े मार्केटेबल एथलीट्स थे कि आप उनसे इतना पैसा जनरेट कर पा रहे थे। आपको स्पॉन्सरशिप्स भी आप कह सकते हो हाइक्ड मिल रही थी, हाइक्ड स्पॉन्सरशिप्स मिल रही थी। यू आर नॉट गेटिंग स्पॉन्सरशिप्स व्हिच यू नॉर्मली डू क्योंकि आपके पास इतने मार्केटेबल प्लेयर्स थे। तो वो सस्टेनेबल नहीं था क्योंकि आपने बाद में नेमार को भी बेच दिया, तो एक मार्केटेबल एथलीट आपका कम हो गया। बाद में फिर मेसी भी गया, वो भी दे डिडंट सी कमिंग। जो आपके कॉमर्शियल रेवेन्यूज थे वो बहुत कम हो गए थे, तो उस वेजेस को मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि इतनी हाई सैलरीज देना, इतनी वेजेस देना, इन केस आपको कुछ प्लेयर्स उसमें से बेचने पड़ेंगे, जो इनएविटेबल होता है। आप सारे प्लेयर्स तो रिटेन नहीं करते हो, कभी किसी प्लेयर का जाने का मन कर जाता है, कभी किसी प्लेयर को बेचने की जरूरत पड़ जाती है। इफ़ एन अदर प्लेयर और एक और एक्साइटिंग प्लेयर उस पोजीशन में इमर्ज हो जाए और आप उसे खरीदना चाहो या आप खरीद लो, तो इसलिए आप उन प्लेयर्स को मूव ऑन भी नहीं कर पाए क्योंकि आपने इतने हाई वेजेस दे दी। चाहे आप उमटीटी की बात कर लो, चाहे पियानिच की बात कर लो, चाहे इतने सारे प्लेयर्स हैं बार्सिलोना ने जो खरीदे, और नाउ बिकॉज ऑफ देयर हाई सैलरीज उनको खाली लोन पे भेज सकते हैं या उनको बेच नहीं सकते। और बार्सा को भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ सैलरी देनी पड़ेगी क्योंकि इतनी हाई सैलरी बाकी क्लब्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी इतने रेवेन्यू है नहीं। तो कहीं ना कहीं बार्सा ने अपनी ही गलतियों से सफर किया क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा वेजेस हैंड आउट कर दिए, इसलिए वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए रेवेन्यू के तौर पर। जब उनका रेवेन्यू गिरा, उनको बहुत हार्श फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़े, जैसे मेसी को बेचना, जैसे अब आपको शायद फ्रेंकी डियोंग बेचना पड़ जाए। ये इसलिए है क्योंकि आपकी सैलरी कैप में जो इन लोगों को सैलरीज देनी थी वो इतनी ज़्यादा है कि वो आपका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो उसमें आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। और सैलरीज डिफर करना भी एक बार्सा के एक तरीके से पैर पे कुल्हाड़ी मारना था नाउ, क्योंकि भाई पहले आपने कहा कि भाई प्लेयर सब
सैलरीज रिड्यूस कर ले अपनी, वो उस समय हेल्प बार्सिलोना, बट एक तरीके से आपने बला टाल दी। आपने जो उस समय प्रॉब्लम थी अपने आप को, जस्ट उसको आपने बस पोस्टपोन कर दिया, यू डिडंट रियली सॉल्व इट। तो उसको पोस्टपोन करने की वजह से क्या हुआ कि पीके है, जॉर्डी एल्बा है, सर्जियो बुस्केट्स हैं, वो प्लेयर्स को अब नाउ दे हैव टू बी पेड देयर शेयर ऑफ सैलरी जो उनको ड्यू थी। बेसिकली जो उनकी डिफर्ड सैलरीज हैं, जो उनकी सैलरीज आपने उस समय नहीं दी थी, जितनी वो बचती है, नाउ यू हैव टू पे दैट। स्पेशली फ्रेंकी डियोंग की अगर हम बात करें तो फ्रेंकी डियोंग की जो 17 मिलियन आ रही है, उसमें से दे हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉयल्टी बोनस जो हर साल देते हो आप प्लेयर को, और उसमें जो उसकी फिक्स सैलरी थी विच इज अराउंड 15-14 मिलियन, वो भी उनको देनी पड़ेगी। तो नाउ बिकॉज दे हैव टू सेल द प्लेयर, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि जो वो पैसे चाहते हैं उनको कायदे से जो 65 मिलियन या 85 मिलियन जितने भी मिल रहे हैं, उनमें से आप जो उसको पैसा ड्यू है उसको माइनस ही कर दो। तो दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग 85 मिलियन अपफ्रंट, या उनको सीधे सीधे प्रॉफिट या कोई उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, दे आर एक्चुअली सेलिंग ऑन अ लॉस, क्योंकि उसको पैसे ड्यू हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बार्सिलोना के लिए। बाकी अगर आप सैलरी कैप की बात करो तो बहुत लोग क्यूरियस रहते हैं कि भाई बहुत लीग्स में सैलरी कैप होती है, प्रीमियर लीग में सैलरी कैप क्यों नहीं है, वाई इज देयर अ सैलरी कैप इन ला लीगा। तो भाई सैलरी कैप के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, ये हम इंडियन सुपर लीग, चाइनीज सुपर लीग और एमएलएस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना जरूरी है। तो सैलरी कैप के प्रोज और कॉन्स की मैं अगर बात करूं तो चलो प्रोज से शुरू करते हैं। सैलरी कैप का होने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि भाई आपका फेयर कॉम्पिटिशन होता है। अगर मैं एमएलएस का एग्जांपल दूं तो एमएलएस में अगर आप ओवर द ईयर्स देखो तो हर बार अलग अलग चैंपियन रहता है, देयर हैव बीन डिफरेंट चैंपियंस, और इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि सारे क्लब्स को एक ही सैलरी कैप दी गई है, दे हैव टू एक्ट अंडर सैलरी कैप। इसलिए वो एक हद तक की आप मार्की साइनिंग्स कर सकते हो, आप बड़े बड़े प्लेयर्स ला सकते हो, और आपको कहीं ना कहीं होम ग्रोन प्लेयर्स पे और कहीं ना कहीं आपको जो यूएस के प्लेयर्स हैं उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, जो आपकी एकेडमी से आ रहे हैं या जो आप सस्ते में खरीद के ला रहे हो। इससे एक और ये बेनिफिट आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि फेयर कंपटीशन नहीं, द लाइवलीहुड ऑफ डिफरेंट चैंपियंस भी नहीं, बट एक ये भी आता है कि जो आपके होम ग्राउंड एकेडमी प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपने फर्स्ट टीम में खेल पाए इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड। तो अगर आप इसको बारसा के कॉन्टेक्स्ट में समझो, लपोटा ने अपने प्रेसिडेंशियल एजेंडा में भी कहा था, जो उसका मैनिफेस्टो था, कि हम ला मासिया को इंप्रूव करेंगे। ये ला मासिया को इंप्रूव करना एक उसकी मतलब एस्पिरेशन नहीं, कहीं ना कहीं नेसेसिटी भी है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि आप हर समय यू कैन नॉट बाय प्लेयर्स फॉर सच अ हाई वैल्यू और फिर एक्सपेक्ट करो कि तुम भाई हर साल इसको रेपिटेटिवली कर पाओ, क्योंकि तुम सफर करोगे एंड बार्सिलोना इज सफरिंग फ्रॉम द मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ दैट। तो ला मासिया इंप्रूव करना या अपना कोई भी अकेडमी फॉर दैट मैटर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, इनको आप टीम में ला रहे हो, इनको आपको इतनी हाई वेजेस भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि दीज आर होम ग्रोन प्लेयर्स जो क्लब के फैन हैं, जो क्लब के लिए लोअर सैलरी पे खेलने को तैयार होते हैं। उनको कोई हाई मनी इज नॉट अ फैक्टर फॉर देम फॉर प्लेइंग फॉर द क्लब। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके होम ग्रोन प्लेयर्स भी बढ़ेंगे। एक और फायदा ये हो गया कि भाई फेयर कंपटीशन के साथ आप ये लाते हो कि आपके जो बड़े क्लब्स हैं उनकी मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी। सारे बड़े क्लब सारे बड़े प्लेयर खरीद नहीं सकते, आपके पास कब एक फिक्स्ड वेज बजट होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपना बड़े प्लेयर पे एक्सपेंडिचर और अपने छोटे प्लेयर या अपने आप कह सकते हो स्क्वाड प्लेयर्स पे एक्सपेंडिचर, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उससे कंपटीशन काफ़ी फेयर हो सकता है। तो ला लीगा में आप देखो तो ला लीगा में कंपटीशन धीरे धीरे द स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सेविया जैसी टीम्स, आपकी रियल बेटिस जैसी टीम, सोसिएडेड जैसी टीम्स, दे आर ऑल्सो एबल टू कम्पीट, क्योंकि उनका फाइनेंशियल मॉडल सस्टेनेबल है और उनके लिए ज़रूरत नहीं बन गई है कि अपने बेस्ट प्लेयर्स को बेचो। आप सेविया के केस में देखो तो दे हैवंट नेसेसरली सोल्ड ऑल ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स, वो कुछ प्लेयर्स रिटेन कर पा रहे हैं, जैसे ओकैम्पस हो गया या जूल्स कुंडे की भी बात आ रही है, अभी वो रिटेन कर पाए हैं उसको। सोसिएडेड को देखो तो ओयरज़ाबाल हो गया, ओयरज़ाबाल वो अभी तक बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो इतना प्रॉमिसिंग टैलेंट है। बैरेंट जिया जो उनका विंगर है उसको भी नहीं बेचना पड़ा, ही इज़ ऑल्सो प्रॉमिसिंग टैलेंट। बेटिस के साथ भी देखो तो सिमिलर सिचुएशन है, उनके पास जो अभी टैलेंट है, नाबिल फ़कीर को रिटेन कर पाए, उनके लिए इतना अच्छा खेल रहा है, और भी प्लेयर्स हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप compete भी कर सकते हो और आपका एक ट्रॉफी जीतने के जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है सैलरी कैप के आने से। पर हर चीज़ के कॉन्स भी होते हैं और कॉन्स भी हमारे को सैलरी कैप के कंसिडर करने पड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइनीज सुपर लीग, ठीक है। यहाँ पे जहाँ एमएलएस सक्सेसफुल था, एमएलएस ने शुरू से अपना जो सैलरी कैप मॉडल था वो इसलिए इंप्लीमेंट किया क्योंकि जो एमएलएस का प्रीडिसेसर था, जो नॉर्थ अमेरिकन सुपर लीग होती थी, जो अल्टीमेटली बंद हो गई थी, वो इसलिए बंद हुई थी क्योंकि उसमें जो कॉम्पिटिशन का लेवल था, जो उसमें एक्सपेंडिचर का लेवल था, बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन था। उसमें एक मेन टीम डोमिनेट करती थी, स्पेशली आप देखो उसके लैटर ईयर्स में, वो थी न्यूयॉर्क कॉस्मोस, जिसमें पहले खेला था, फ्रांस बैकेनबावर खेला था, ऐसे लेजेंड्स खेले थे। क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर थे वो काफी अमीर थे, वो ऐसे प्लेयर्स खरीद सकते थे, बाकी टीम्स नहीं खरीद पाती थी, इसलिए वो पैसा ट्रांसलेटेड इनटू सक्सेस ऑन द पिच। बाकी टीम्स भी ठीक है करती थी कोशिश, जैसे एलए एस्टेक्स थी, उन्होंने योहान क्राइफ को साइन किया था। आपके जो फोर्ट लॉडरडेल स्ट्राइकर्स थे, उन्होंने गर्ड मुलर को साइन किया था। तो कुछ टीम्स थी जो आके compete थोड़ा बहुत कर पा रही थी, बट नॉट ऑन अ मैसिव लेवल, क्योंकि वो मल्टीपल पोजीशन पे सुपरस्टार प्लेयर्स को नहीं खरीद पाती थी ना। अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होता था कि वो हर बार नॉर्थ अमेरिकन सुपर लीग नहीं जीत पाती थी। लॉन्ग रन में देखो तो भाई नॉर्थ अमेरिकन सुपर लीग बंद इसलिए भी हुई थी क्योंकि
कुछ टीम्स खाली पैसे खर्च पाती थी एंड बाकी टीम कंपीट करने के चक्कर में अपने मीन्स के बियॉन्ड पैसा खर्च देती थी, जितनी उनकी औकात होती थी उससे ज्यादा खर्चती थी। और उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली दे हैड टू क्लोज देयर ऑपरेशंस, क्योंकि भाई क्लब ही सस्टेनेबल नहीं था, पैसे ही नहीं कमा रहे थे, बट आप खर्चे जा रहे थे। तो जो एक हद तक ही आप लॉसेस अब्सॉर्ब कर सकते हो, और लॉस जब आपके ज्यादा हो जाए तो आपको बंद करना पड़ेगा क्लब। तो जो MLS शुरू हुई थी उसमें उन्होंने एक चीज जरूरी इंश्योर की कि वो जो सैलरी कैप रखें, जिससे वो NASL की जो आपकी गलतियां थी उसको आप रिपीट नहीं करो। तो ये एक फर्क है MLS में और जो बाकी लीग्स में भी है। MLS को आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते यूरोपियन फुटबॉल में कहीं ना कहीं, इज दैट कि US में जो आपका स्ट्रक्चर है, फुटबॉल इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। तो आपको फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, तो फुटबॉल ना तो क्लब्स बहुत टाइम से रहे हैं, बहुत सारे MLS के क्लब्स हार्डली 20 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने, कुछ तो भाई 4-5 साल ही पुराने हैं। तो ये क्लब्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है जब फुटबॉल ग्रो कर रही है। दे आर नॉट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, वो इतने पुराने क्लब्स नहीं है जैसे यूरोप में केस है कि बार्सिलोना 100 साल से पुराना क्लब, यूनाइटेड 100 साल से पुराना क्लब, और आपके रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, सारे इतने पुराने क्लब है, यूवेंटस, इतने पुराने क्लब है, इनका ऑलरेडी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड है। तो उन्होंने जो गलतियां की भी हैं वो उसको सही कर सकती हैं, क्योंकि भाई आप अगर जब इतने एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन होते हो ना, तो आपके लिए फंडिंग उठाना, आपको अपनी फाइनेंशियल गलतियों को सही करना आसान होता है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर हिस्ट्री है, यू हैव अ प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो इन कंपैरिजन टू दी MLS क्लब्स। वेयरएज MLS क्लब्स इतने शुरू में आए हैं, उनको फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना पहला ऑब्जेक्टिव है। और जबकि ये जो पुराने क्लब्स हैं जिनकी मैंने बात की, ये इतने टाइम से उनके वो बने इसलिए नहीं थे, उनका इंसेप्शन था भाई कि एक क्लब बनाओ, एक फुटबॉल खेलने की आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, क्योंकि फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन यूरोप। तो आपने उनको स्टार्ट करने का पर्पस ही अलग था। तो सीधे आप ये नहीं कह सकते MLS में सैलरी कैप ये है तो आप सीधे यूरोपियन फुटबॉल में इंप्लीमेंट कर दो। तो ये कह सकते हो कौन ये है कि जो यूरोपियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर है इस समय, दैट इज नॉट सिमिलर टू द MLS फुटबॉल स्ट्रक्चर। और जो क्लब्स का भी स्ट्रक्चर है, जो क्लब्स की जो आप कह सकते हो जितने टाइम से वो लाइफ स्पैन उनका रहा है, उनको आप सोचो कि MLS क्लब्स की तरह रन कर लो इमीडिएटली, दैट इज नॉट पॉसिबल इमीडिएटली, उसको टाइम लगेगा करने में इंप्लीमेंट। चाइनीज सुपर लीग की बात करो कि अगर आप शुरू से ही अगर आप पैसा खर्च के अगर आप प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो या अपने फुटबॉल की बढ़त करना चाह रहे हो आप पैसा खर्च के, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। चाइनीज सुपर लीग कहाँ पे गलती कर दी उन्होंने, अंधा पैसा होता ना कि अंधा पैसा आपने खर्च दिया सीधे, एंड यू डिडंट रियली पे अटेंशन टू दी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लीग। तो आप देख रहे थे उस समय ऑस्कर, कार्लोस टेवेस, ऐसे प्लेयर्स को, एलेक्स टेजेरा, इन सब प्लेयर्स को 600K पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, जो उनको यूरोप में मिलना नामुमकिन था, क्योंकि इतना ना उनके उस स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर थे, ना उस समय सैलरीज इतनी हाई थी, ना रोनाल्डो ना मेसी इस टाइप की सैलरी कमांड कर रहे थे, ना दी जा रही थी उनको सैलरी। तो इसलिए वो चाइना गए। तो उनको अट्रैक्ट करने का मॉडल वॉज नॉट कि भाई आप चाइना में अच्छा कंपटीशन होगा, चाइना में हमारा लीग अच्छी है, ये था कि तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पैसे दे के ही इनिशियली प्लेयर्स, फॉरेन बड़े प्लेयर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बट एक हद तक ही आप कर सकते हो ना, नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। चाइनीज सुपर लीग में उस समय सैलरी कैप थी नहीं, एंड अल्टीमेटली दे हैड टू सफर बिकॉज ऑफ दैट, एंड इसलिए अल्टीमेटली उन्होंने एक सैलरी कैप इंट्रोड्यूस की थी विच वॉज अराउंड 3.5 मिलियन, जो अभी 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। और उसको इंट्रोड्यूस करने का रीज़न यही था क्योंकि भाई सारे बड़े क्लब्स कितने बंद होने पड़ रहे थे। आप जियांगजू सुनिंग का एग्जांपल ले लो, दे वॉन द चाइनीज सुपर लीग, बट 3 महीने बाद वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि जो रियल एस्टेट ग्रुप, जो सारे रियल एस्टेट बड़े ग्रुप थे, रियल एस्टेट जैसी सफर करने पड़ा, उनके पैसे कम हो गए, और जैसे उनके पैसे कम हो गए तो उन्होंने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए जो क्लब्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, और आप पैसे विड्रॉ कर लोगे तो क्लब नहीं रन कर पाएगा। दैट हैपेंड। सैलरी कैप के आने से जो 3.5 मिलियन की सैलरी कैप आई थी, उससे आप अराउंड 50,000 यूरोज पर वीक ही मैक्सिमम सैलरी दे सकते थे, विच इज लाइक अ वेरी एवरेज सैलरी जो आप एक स्क्वाड प्लेयर को देते हो बड़े क्लब में। तो जो बड़े प्लेयर्स थे जो अपना करियर अबैंडन करके आ रहे थे यूरोप में, उन्होंने भी आना बंद कर दिया चाइनीज सुपर लीग में। तो ये आपका एक आ गया कौन कि आप सैलरी कैप अगर नहीं रखते हो, शुरू से नहीं रखते हो, तो उसको बीच में इंप्लीमेंट करने से आपके जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो पूरा उलट पुलट हो सकता है, विच हैपेंड विद द चाइनीज सुपर लीग। तो सैलरी कैप का एक ये बड़ा कौन होता है कि बीच में उसे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, और आपको कहीं ना कहीं ला लीगा वाला ही अप्रोच रखना पड़ेगा, जिसमें आप क्लब वाइज आप उसको इंप्लीमेंट करो। क्योंकि भाई अगर आप किसी भी क्लब से कह रहे हो कि तुम भाई ये सैलरी कैप इंप्लीमेंट करो और सबके लिए फिक्स रख दो, तो जो बड़े क्लब्स हैं जिन्होंने इतने टाइम से अपनी हिस्ट्री बनाई है, इतनी टाइम से अपना स्टेटस बनाया, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाई है, जैसे बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, यूनाइटेड, उनको अगर तुम कह दो कि भाई तुम सीधे 500 या 400 मिलियन से सीधे तुम 200 मिलियन की या 150 मिलियन की सैलरी कैप दो, क्योंकि भाई बाकी क्लब्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो अब तुम उनको फोर्स कर रहे हो कि भाई तुमने जो इतने पैसे कमाए हैं उसको तुम फोरगो कर दो। तुम उनको बस कह दो कि भाई ठीक है, हम बस एक सही नई सैलरी कैप मॉडल पे फिक्स करेंगे अपने आप को, और आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको आप जाने दे रहे हो, विच एनी बिग क्लब विल नॉट बी ओपन टू। इसलिए एक ये भी रीजन है कि प्रीमियर लीग में और बाकी बड़ी लीग्स में ये सैलरी कैप वाला स्ट्रक्चर है ही नहीं। और रही बात इंडियन सुपर लीग की, तो भाई इंडियन सुपर लीग की मैं अगर बात करूँ तो ISL में जो मॉडल है 16.5 करोड़ की जो सैलरी कैप है वो प्लेयर वेजेस पे सेट की गई है, वो भी आई वुड से कि सही है इस समय, क्योंकि दिस इज सिमिलर टू द MLS मॉडल, क्योंकि सारे क्लब जो आपके ISL के आए नए मॉडल्स बने हैं, नए क्लब्स बने हैं, एंड दे आर ऑल,
उनका सबसे पहला एग्जेक्टिव ये है कि भाई आपकी इतनी कोई रेप्यूटेड हिस्ट्री ने, आपका इतना बड़ा रेवेन्यू है कि आप सीधे आके यू कैन पे वेरी बिग सैलरीज टू योर प्लेयर्स एंड फिर आप उम्मीद करो कि आप उनको रेवेन्यू से कवर कर दो, क्योंकि इस समय भी आईएसएल के जो क्लब्स हैं वो 30 से 40 करोड़ लॉस हर साल इनकर कर रहे हैं, उनको लॉस देना पड़ रहा है, पैसे अपनी पॉकेट से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं जितने उनको देने चाहिए उससे। तो इसलिए सैलरी कैप आईएसएल में ज़रूरी है, और आईएसएल में शुरू से इसलिए है कि भाई पहले आप एक सस्टेनेबल फुटबॉल क्लब मॉडल बनाओ जिसमें आपके क्लब्स पहले प्रॉफिट कमाने लगे, फिर आप उस धीरे धीरे सैलरी कैप को रिलैक्स करते जाओ जैसी क्लब्स प्रॉफिटेबल हो, नॉट बिफोर दे टर्न प्रॉफिटेबल। और इससे ये भी इंश्योर होगा कि जो आपके क्लब्स हैं जो छोटे, जिनके पास इतने आप कह सकते हो जो कैश पैडेड नहीं है, जैसे आपके एटीके मोहन बगान या मुंबई सिटी, इतने जिनके पास पैसे इतने ज़्यादा हैं, जो दूसरे क्लब जैसे ओडिशा हो गया, गोवा हो गया, या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हो गया, या इवन फॉर दैट मैटर हैदराबाद हो गया, ये सब क्लब एक पहले सस्टेनेबल मॉडल बनाए, ये ज़बरदस्ती अपने औकात से ज़्यादा पैसा ना खर्चें और अपने औकात से ज़्यादा पैसा खर्च के अपनी क्लब की जो कह सकते हो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको हार्म ना करे। इसलिए दे आर फोकसिंग ऑन कि भाई वो इंडिया में स्काउटिंग करें, इंडिया में वो एक अच्छा स्काउटिंग नेटवर्क सेटअप करें, इंडिया से होम ग्रोन प्लेयर्स लेके आएँ जिससे वो अपने पैसे एक हद तक ही खर्चे एंड देन दे आर एबल टू विन ऑन अ प्रॉपर फुटबॉल मॉडल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग मोर मनी। तो ये था आप कह सकते हो सैलरी कैप, हाउ सैलरी कैप इज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट लीग्स, उसके प्रोज क्या होते हैं, उसके कॉन्स क्या होते हैं, बार्सिलोना स्पेशली कैसे सफर कर रही है इस सैलरी के इशूज से। तो लेट मी नो आप लोगों को कैसा वीडियोस लगा, काफ़ी दिनों बाद मैंने वापस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाला, तो लेट मी नो योर फीडबैक, लेट मी नो योर ओपिनियंस ऑन दिस वीडियो। आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा जो मैंने कवर नहीं किया तो मुझे ज़रूर बता देना। ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन, जिससे आपको पता चले जब भी हम वीडियो डाल रहे हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।